ओके, फुल हिंदी आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, 9th वाला, पेज नंबर 82, जो लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। ये एक्चुअली एक कन्वर्सेशन है जिसमें जो तिवारी जी है, जो राइटर है, वो नागर जी जो एक फेमस लेखक है, पोइट्री लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से लिखना शुरू किया, कहाँ से प्रेरणा मिली, कब उनके जो उनके खुद के फेवरेट लेखक है वो कौन है। ये सब जो है वो गांधी जी के टाइम के हैं, तो जब आज़ादी की बातें चल रही थी, क्योंकि जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी है उनका जन्म हुआ था 1941 में, मतलब वो तो यंग थे, लेकिन जो नागर जी थे वो 1921 एंड 1920s के हैं, तो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। तो नागर जी से उस टाइम पे जो विद्रोह हो रहे थे आज़ादी को लेकर, जो क्रांतिकारी विचार चल रहे थे, उससे रिलेटेड सवाल भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। और आप लोगों का जो लास्ट ईयर का पेपर था 1920 का, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड पैसेज आया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पेपर्स में आए हैं ना, वो मोस्टली आपके एक्सरसाइज में से ही आते हैं। कुछ एक जो रहेगा वो बाहर से आता है, मतलब पैसेज से रिलेटेड ही होगा, बट एक्सरसाइज के नहीं होंगे। तो जितना हो सके प्लीज़ अपने चैप्टर्स की एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करो। ग्रामर तक पूरा कंप्लीट करना है, इवन राइटिंग स्किल भी। तो जितना है वो मैं बता रही हूँ स्वाध्याय वगैरह का। ग्रामर जो हो चुका है वो आप लोगों को ट्राई करना है, जो नहीं हुआ है वो हम आगे करवा के फिर ख़त्म करूँगी। तो अभी हम फिलहाल चैप्टर कर लेते हैं। तिवारी जी, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था, किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने। तो अभी पहला सवाल तो नहीं, जस्ट कन्वर्सेशन है, तो आपको इसको इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप नहीं बोल सकते हो। तो सबसे पहले तिवारी जी ने बोला कि जब आपने लिखना शुरू किया था, साहित्य मतलब नॉवेल्स वगैरह और लिटरेचर वगैरह, तो उस टाइम क्या माहौल था, किससे आपको प्रेरणा मिली, क्यों आपने लिखना शुरू किया। तो नागर जी ने बोला कि लिखने से पहले ना हर इंसान पढ़ता है, और मैंने भी बहुत पढ़ना शुरू किया था। बहुत सारे कवियों को पढ़ा, स्नेही जी, अयोध्या सिंह, उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह यानी दादाजी, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था, प्रारंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरत चंद्र को बाद में, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो इन्होंने साहित्य लिखना कब शुरू किया वो तो नहीं बताया इस आंसर में, बट उन्होंने क्या क्या पढ़े थे, किस किस लेखक की कौन कौन से उपन्यास, कौन कौन सी कविताएं पढ़ी। देखो, जो चैप्टर इजी है ना, स्टोरी वाले चैप्टर्स है, वो पढ़ने में भी इजी होते हैं, आंसर्स ढूंढना भी इजी होता है। लेकिन ऐसे टाइप के जो चैप्टर्स है ना, उसमें से क्वेश्चंस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ ये चैप्टर्स ध्यान से पढ़ना। एक जो हमने कल पत्र वाला किया था वो भी थोड़ा बोरिंग ही था, ये भी उसी टाइप का है, स्टोरी नहीं है। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे चैप्टर में आई कि नहीं 2 पत्रिकाओं के नाम बताओ, सरस्वती, गृहलक्ष्मी, फिर कौन कौन से राइटर्स के नाम आए, क्या क्या पढ़ा नागर जी ने, उनके फेवरेट लेखक कौन से थे, ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। तो इन्होंने अब तक इनके जो दादाजी थे वो सरस्वती और गृहलक्ष्मी मैगजीन्स चलती थी पहले, वो मंगाते थे, वो पढ़ते थे। फिर बहुत सारी कविताएं पढ़ी, अलग अलग जो राइटर्स थे उनके साहित्य पढ़े। उस काल के सबसे फेमस राइटर्स थे प्रेमचंद जी, शरत चंद्र जी, कौशिक। तो उन सबको उन्होंने पहले पढ़ना शुरू किया कि लिखते कैसे ये लोग। फिर दूसरा है, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे। तो उन्होंने बोला कि क्या इन्हीं से आपने लिखना सीखा, इनका जो स्टोरी वगैरह है, जो पढ़ी हुई आपने जो चीज़ें पढ़ी थी, क्या उनसे आपने लिखना सीखा। नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लोग कहो लाठी खाए, इसे ही लेखन का प्रारंभ मानिए। तो इन्होंने अपनी सबसे पहली पोइट्री लिखी थी
गो साइमन गो के टाइम पर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि साइमन जो कमीशन था अंग्रेज़ों का, उसका काफ़ी बहिष्कार हुआ था। एक ऑफिसर था, उस टाइम पे लाठीचार्ज वगैरह भी बहुत हुए थे, और वो सारी चीज़ें देखकर इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, कब लोग कहो लाठी खाए। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति में क्यों नहीं आए? मतलब इस घटना के बाद बहुत सारे लोग जो क्रांतिकारी नहीं थे वो भी क्रांतिकारी हो गए थे, क्योंकि जो ये सब हो रहा था, नाइंसाफ़ी वगैरह हो रही थी अंग्रेज़ों जो कर रहे थे, उन सबको देखते हुए बहुत सारे जो यंग लोग थे उनका ऐसा खून खौल जाना, वैसे टाइप बोलते हैं, कि बहुत गुस्सा आ गया था और सब लोग ऐसे राजनीति में चले गए थे। सब लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अभी अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना ही है। तो नागर जी नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, मतलब वो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे उनके पिता। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशगुन। तुम्हारे गोरखपुर के मनन त्रिवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदय थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं राजनीति में नहीं गया, क्योंकि राजनीति में जाना मतलब अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जाना, और इनके पिता खुद उस टाइम सरकारी नौकर थे, मतलब अंग्रेज़ों के लिए ही काम करते थे। तो पिता पुत्र में हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए वो राजनीति में नहीं गए, उनके पिता ने मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी उस टाइम पे, अपशगुन, और भी उस टाइम के जो लेखक थे, लेखन क्रिया से जो लेखक थे उनको पढ़ा था, तो और अभी नाम आए, मनन त्रिवेदी, चंडी प्रसाद हृदय जो थे, जिनकी लेखन शैली से उनको बहुत अच्छा लगा, पढ़ने का स्टाइल, उनका लिखने का स्टाइल उनको बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? क्योंकि 1921, 1922 उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा था क्रांतिकारी, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह, इन सब का। तो आप पर भी गांधी जी का प्रभाव पड़ा था क्या? क्योंकि पूरे देश पर उस वक्त गांधी जी का प्रभाव पड़ा हुआ था, सब लोग अहिंसा के मार्ग पे चल रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, गांधी जी का प्रभाव तो पड़ा मेरे ऊपर, लेकिन पिताजी वो क्रांतिकारी आंदोलन जो थे उनमें भाग नहीं लेने देना चाहते थे, लेकिन उनका वो रोकना मेरे लिए अच्छा हुआ, मुझे टाइम मिला लिखने के लिए। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? तो इन्होंने जो उस वक्त मोस्टली पहले के जितने भी लेखक थे ना, वो गरीबी, अत्याचार, इन्हीं सब के बारे में ज़्यादा लिखते थे, क्योंकि वही चल रहा था देश में उस वक्त। तो इन्होंने भी पूछा था कि आप जो गरीबों के लिए लिखते हो या गरीबों के बारे में लिखते हो, तो वो कहाँ से मिला आपको? वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो ये इनका रहन सहन ठीक था, मतलब सरकारी नौकर थे तो इनकी सैलरी वगैरह इनके पिता की ठीक थी, तो ये गरीब नहीं थे, लेकिन आजू बाजू में अपने गरीबी देखते थे, और इनके पिता जो थे वो हेल्प करने पहुंच जाते थे बहुत सारे लोगों को। तो इनके मन में गरीबों को लेकर एक भावना थी, इमोशंस थे, तो उन्हीं से इन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी, प्रायश्चित। अब आपको अगर पूछा कि पहली कहानी क्या थी इनकी, वो प्रायश्चित था, लेकिन जो पहली प्रिंट हुई कहानी थी, जो छपी थी, वो अपशकुन था। उसके बाद तिवारी जी, और आपको हाँ एक क्वेश्चन और पूछा है पीछे कि नागर जी के पिता का गुण क्या था? अद्भुत गुण यही था कि वो किसी के भी दुख दर्द में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर प्रभाव पड़ा? उन्होंने बोला हाँ, प्रभाव तो पड़ा, लेकिन पिताजी ने मुझे डांटा और रोक लिया, क्योंकि काकोरी बम कांड हो चुका था और 1921 में आंदोलन काफ़ी तेज़ हो चुके थे। तो उनके पिता ने उनको आंदोलनों में नहीं जाने दिया, क्योंकि सब जगह मारकाट और यही सब चल रही थी। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों और जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो क्रांतिकारी आंदोलनों के अलावा सामाजिक आंदोलन भी चलते थे, मतलब सब लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे कि क्या करना है, अभी अपने समाज को आगे कैसे लाना है वगैरह। तो उन्होंने बोला कि असर ज़रूर पड़ा था। मेरे पिताजी ने की एक बात अच्छी थी कि वो सामाजिक आंदोलन में जाने के लिए नहीं रोकते थे। समाज के जो आंदोलन है उसमें आप चले जाओ, क्रांतिकारी आंदोलनों में नहीं जाना है। क्रांतिकारी में जैसे धरना देना, भूख हड़ताल करना, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, मिलना है, बातचीत करना है, जैसे सामाजिक आंदोलनों में जा सकते हो। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। इनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी। जवाहरलाल नेहरू जी की माँ उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी उनकी,
और उसी समय उनका छोटा भाई भी वहीं पर दाखिल था और नेहरू जी जेल में थे, तो उनके पास ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे क्योंकि ये सब क्रांतिकारी बन चुके थे। तो अंग्रेज़ और बाकी के जो स्पेशली बाकी के जो रिलेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम भी इन्वॉल्व हो, तो कोई नहीं आता था। कुछ कश्मीरी लोग थे जो आया जाया करते थे। मैं उनकी माताजी के पास रोज़ जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो वहीं इनकी भी भेंट हुई थी वहाँ पर, और उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा था? तो इनका पहला उपन्यास था 1944 में महाकाल। अब स्टोरी और उपन्यास में डिफरेंस होता है। स्टोरी छोटी छोटी स्टोरीज होती है, 2-2, 3-3 पेज की, तो उसको बोलते हैं कहानी संग्रह, कि बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है एक बुक में और हर कहानी एक दूसरे से अलग है, कोई कोरिलेट नहीं कर सकते, आप सीक्वेंस नहीं बना सकते हो। लेकिन जो उपन्यास होता है वो एक फिल्म की तरह है, एक 3 घंटे तक चलने वाली बड़ी सी फिल्म की तरह है। तो उपन्यास यानी नॉवेल बोलते हैं उसको। एक ही स्टोरी होती है जो बहुत बड़ी सी होती है। तो इनका पहला उपन्यास 1944 में महाकाल जो छपा 1946 में, जो इन्होंने बंगाल से लौटकर लिखा था। फिर तिवारी जी नेक्स्ट पूछते हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं। पहला जो उपन्यास इन्होंने लिखा था वो महाकाल था, जो 1946 में 1946 में प्रकाशित हुआ था, छपा था, और बाद में इसको वापस भूख नाम से वापस प्रकाशित किया गया था। महाकाल उपन्यास को ही वापस भूख नाम से बनाया गया था। नागर जी, आप अपने समय में कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? तो अभी नागर जी कहते हैं कि जगन्नाथ रतन सागर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद्र, किशोर लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी, उस टाइम के सारे फेमस लेखक थे, तो उनसे इनका मिलना जुलना था। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, वे आजानुबाह थे। आजानुबाह मतलब अजीब सी ड्रेसिंग वगैरह, ढीला सा कुर्ता पहनते थे, कुर्ते की जेब में ना जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी रखते थे। तो उस टाइम पे जो लोग क्रांतिकारी नहीं बन सकते थे, मतलब जो सीधे सीधे भाग नहीं ले सकते थे, या ये जो लेखक लोग थे ये अपनी कविताओं में, कहानियों में इस तरह से देशभक्ति लाते थे, जोश भरते थे लोगों में, कि इनको लगता था कि तलवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलम की ताकत होती है। और सही भी था, क्योंकि लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए कहानियां लिखना, कविताएं लिखना, न्यूज़पेपर्स वगैरह ये सब बहुत चल रहा था उस वक्त। तो वो अपने जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी रखते थे ताकि उनको हमेशा याद रहे कि हम अब भी ब्रिटिशों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो वो अपनी कविताओं और कहानियों में वही चीज़ें लिखते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। शरद चंद्र बंगाल के कोलकाता में रहते थे, बंगाली, काफ़ी फेमस बंगाली लेखक थे, जैसे अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी है वैसे ही। वो हिंदी में भी लिखते थे लेकिन ज़्यादातर उनका बंगाली लैंग्वेज में ही था, और वो काफ़ी फेमस लेखक थे। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो जो भी पुराने राइटर्स हैं पहले के, उनमें आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? तुलसीदास को तो मुझे खुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तो रामचरितमानस के जो श्लोक थे वो तुलसीदास जी ने लिखे थे। तो पुराने लेखकों में इनके सबसे फेवरेट वगैरह जो थे तुलसीदास थे, क्योंकि इनको बचपन से ही रामचरितमानस वगैरह याद करवाया गया था, तो वो उनके लेखक का तरीका वगैरह उनको बचपन से ही पता था। पहले के ज़माने में ना बचपन से ही बच्चों को रामचरितमानस, रामायण की जो चौपाइयाँ होती थी, दोहे होते थे, ये सब जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो याद करवाते थे, ज़बरदस्ती उनसे पढ़वाते थे। रोज़ सुबह का इनका यही काम था। तो इनसे भी श्लोक सारे ज़बरदस्ती याद करवाए गए। फिर नेक्स्ट है नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तिवारी जी पूछ रहे हैं कि आपने खंजन नयन में जो इन्होंने एक लिखा था, सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार में वर्णन किया है, क्या इन पर आपको विश्वास है? सूरदास जी जो थे वो नेत्रहीन थे, मतलब देख नहीं सकते थे, और उन्हीं से उनका नाम पड़ा था सूरदास। आप लोग ने भी बहुत सारी कविताओं वगैरह में उनका नाम देखा होगा, वो राइटर थे अच्छे से। तो उन्होंने ना, जो नागर जी है, उन्होंने खंजन नयन करके, तो अभी तिवारी जी ने पूछा था कि खंजन नयन में ना अपने सूरदास के चमत्कारों के बारे में लिखा था, तो आपको सच में यकीन है क्या? तो नागर जी कहते हैं कि नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। नेत्रहीन मतलब जिनकी आंखें नहीं होती है, और नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि भगवान अगर एक चीज़ ले लेते हैं तो उनको कोई एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं,
सिक्स सेंस। तो इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार देखे हैं, बहुत सारे जो लोग देख नहीं सकते हैं, वो अगर कुछ भविष्यवाणी करते हैं तो सच हो जाता है। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं। तो सूरदास जी से रिलेटेड है ना बहुत विवाद चल रहा था कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, ये सब किसी को भी नहीं पता था। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। तो फाइनली ये सूरदास जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम है ना आंख सिर्फ एक माध्यम है, एक्चुअली हम मन से देखते हैं। तो सूरदास जी की आंखें नहीं होते हुए भी उनका जो लिखने का तरीका था और उनकी जो सारे दोहे वगैरह थे, जो कविताएं थी, वो काफी फेमस हुई थी क्योंकि उन्होंने मन की आंखों से देखकर वो सब चीजें लिखी थी। आगे क्वेश्चन पूछते हैं तिवारी जी कि आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? तो सार्थकता मतलब जो मैं लिखता हूँ वो लोगों को पसंद है या नहीं, या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश कभी आपने की है क्या? हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत सारे लेटर्स आते हैं, जो भी रीडर्स है वो पढ़ते हैं। पाठकीय मतलब रीडर्स, पढ़ने वाले, तो उनका जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, उनका पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं मेरे लेखन के बारे में। फिर आगे तिवारी जी पूछते हैं कि आपने भ्रमण तो काफी किया है, भ्रमण मतलब बहुत सारी यात्राएं की है, काफी यहाँ घूमा है अपने। हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का। अखंड मतलब जब डिवीजन नहीं हुआ था अपने इंडिया का, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी जब इंडिया का ही पार्ट था तो अखंड था, खंड नहीं हुए थे उसके। तो उस पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। तो यहाँ वहाँ घूमने से इनको ये फायदा हुआ कि इनको बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिले, बहुत सारे कैरेक्टर्स, चित्र वगैरह मिले उनको, और इनकी जो सोच थी, कैरेक्टर्स की जो साइकोलॉजी थी, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, उनके बारे में इनको समझने का मौका मिला। तिवारी जी, अपने समय के लेखकों में आप किसे पसंद करते हैं? तो अपने टाइम के मतलब अभी के जो सब लेखक है उसमें आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो कौन है? रामविलास शर्मा। उसके अलावा प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उनकी कहानियाँ। टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय। तो इनके टाइम के लेखकों में इनको रामविलास शर्मा बहुत प्रिय है, फिर प्रभात कुमार है। उसके बाद जो विदेशी लेखक है उनमें टॉलस्टॉय और चेखव। आपको पीछे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि विदेशी लेखक कौन से थे जो इंडिया के नहीं थे लेकिन काफ़ी फेमस हुए इंडिया में भी, तो इनकी रचनाएं भी इनको काफ़ी पसंद थी। इसके बाद आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। उस वक्त है ना जो लेटर्स लिखे जाते थे, गांधी जी वगैरह जो एक दूसरे को लेटर लिखते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो गांधी जी उनको पत्र लिखते थे, या जो भी वहाँ के राजनीति के जो भी कार्य वगैरह चल रहे थे वो लेटर्स के माध्यम से ही चल रहे थे। तो आपने पत्र भी बहुत जमा करके रखे हैं, उनको भी बहुत संकलन किया हुआ है। हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तो इन्होंने अपना एक गदर के फूल करके उपन्यास है या साहित्य है वो सब नहीं बताया हुआ है, तो उनके लिए इनको काफ़ी घूमना पड़ा, यहाँ वहाँ के लोगों से मिलना पड़ा, अलग अलग जाति रीति रिवाजों इन सब के बारे में जाना उन्होंने। तो आपको पीछे एक क्वेश्चन पूछा है कि किसके लिए इनको बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा, गदर के फूल। आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है, मतलब कभी भी अगर आप उपन्यास वगैरह लिखते हो तो यहाँ वहाँ जाना, बस्तियों में पता करना। राइटर जो होते हैं ना वो सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर नहीं लिखते हैं, उनको सोचने के लिए, जो रियल कैरेक्टर्स है उनको जानने के लिए यहाँ वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती है। तो जो राइटर्स हैं उनको काफ़ी जगहों पर घूमना पड़ता है, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में जानना पड़ता है और फिर उनसे रिलेटेड कविताएं वगैरह, कहानियाँ लिखते हैं वो लोग। तो फील्ड वर्क किया उन्होंने। हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचियो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्ती में जाना पड़ा, उनकी रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि आप जो किस्से कहानियों में लिखते हो ना वो एक्चुअली वैसे रीति रिवाज या उनका पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका वैसा होना चाहिए, नहीं तो वो पूरी की पूरी फेक स्टोरी लगेगी। तो इसलिए इन्होंने फील्ड वर्क किया, सफाई कर्मियों की बस्तियों में गए नाचियो बहुत गोपाल के लिए।
नागर जी, आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं। हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रेंगते हैं और मन प्राण से ही सदता है। तो जो मन है हमारा और जो प्राण है, प्राण यानी जिंदगी जो है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। मन हमारा बहुत स्पीड से चलता है, जैसे अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा लाइट स्पीड से चलती है, लेकिन मन हमारा उससे ज़्यादा स्पीड से चलता है। आप क्लासरूम में बैठे रहते हो लेकिन मन आपका पूरा कहीं पर भी चला जाता है। तो मन और प्राण दोनों अलग अलग है। मन की गति बहुत आगे तक होती है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है, मतलब हम अपनी सोच को वहां तक लेकर जाते हैं। तो जो मन होता है वो एकदम निर्मल चंचल होता है, वो कहीं पर भी पहुंच जाता है। तिवारी जी, सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिविटी आई बनाएगी। तो सुर करके भी इन्होंने कोई उपन्यास या कविता संग्रह लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक जगह लिखा था कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। मन से हम है ना सब जगह घूम सकते हैं, बैठे बैठे कुछ भी इमेजिन करते हैं, वो मन ही तो है, हमारा इमेजिनेशन। तो जब पूरी पूरी प्राण शक्ति सब कुछ हम लोग जब एक जगह पर लगा देंगे तो वो उसको इंट्यूटिविटी आई बोलते हैं, कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक जगह पर स्थिर हो गया है, एक ही जगह पर सोच रहा है। तिवारी जी, नागर जी, हम लोग ने आपका अभी ये लास्ट चल रहा है इनका कि हमने आपका काफ़ी टाइम लिया और आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं किया और हमने काफ़ी सवाल पूछ लिया आपसे, तो अभी ये विदा ले रहे हैं, चैप्टर खत्म हो रहा है हमारा। तो नागर जी लास्ट में बोलते कि स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन इनकी वाइफ की मृत्यु के बाद मतलब कुछ अधूरा सा लग रहा है, टूटन आ गई है। तो फिर उसने बोला कि मैं लिखते ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मन लगा रहेगा। और लास्ट में इस चैप्टर का नाम आया है कि तुम लोग ये मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तो ये नागर जी के बारे में पूरा था कि वो लिखना चाहते हैं आगे भी, जब तक भी वो जिंदा रहे, क्योंकि लिखना ही उनका मेन काम है। अब चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय में कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर के साहित्य सर्जन के सहायक। तो उनके घर में पत्रिकाएं कौन कौन सी आती थी? सरस्वती और गृहलक्ष्मी। और उसके बाद उनके लेखक में थे स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रेमचंद, बहुत सारे लेखक थे। तो उनमें से कोई भी 2 लेखक के नाम लिख सकते हो, वो स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएंगे। जब उनका लिखने का जस्ट स्टार्ट किया था तो उससे पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, तो बहुत सारे लेखकों को पढ़ा था, तो उन लेखकों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पर। उसके बाद उत्तर लिखिए में नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। उनकी जो फर्स्ट पोइट्री आई थी वो उस वक्त की थी जब वो साइमन कमीशन का चल रहा था। तो सन 1928-1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय के लिए किए गए लाठीचार्ज के अनुभव से नागर जी ने पहली कविता लिखी थी। तो उनके अनुभव कौन से थे? 1928-1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव से नागर जी ने पहली कविता लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 का ही सेकेंड, नागर जी अपने पिता के किस गुण से प्रभावित थे? ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम ही बताया था कि नागर जी अपने पिता के उस गुण से प्रभावित थे, वो किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचने का जो गुण था उसमें, उससे प्रभावित थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, कोष्टक में दी गई नागर जी साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए, कि वो कहानी है, उपन्यास है, कविता है या कुछ अन्य है। उसमें अपशगुन क्वेश्चन नंबर 3 में कब लो कहो लाठी खाए, ये कविता संग्रह था उनका। उसके बाद में खंजन नयन जो था वो उपन्यास था। अपशकुन कहानी थी। नाचियो बहुत गोपाल ये उपन्यास था। महाकाल ये भी उपन्यास था। प्राश्चित कहानी थी और गदर के फूल अन्य में आएगा। तो एक बार मैं वापस बोल रही हूँ, कहानी में है अपशगुन और प्राश्चित, उपन्यास है नाचियो बहुत गोपाल, महाकाल, खंजन नयन। कहानी और उपन्यास में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उपन्यास मतलब नॉवल, बड़ी सी स्टोरी होती है, एक ही स्टोरी होती है, और कहानी संग्रह मतलब छोटी छोटी स्टोरीज होती है। तो अपशगुन प्राश्चित कहानी हो गई, उपन्यास नाचियो बहुत गोपाल, महाकाल, खंजन नयन। कविता थी कबलो कहो लाठी खाए जो इनकी पहली कविता थी, और गदर के फूल अन्य में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, कृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार, तो नागर जी के समकालीन साहित्यकार थे जगन्नाथ दास रत्नाकर,
शरत चंद्र, प्रेमचंद्र, माधव शुक्ल। ये आपको चैप्टर से नाम मिल जाएंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरत चंद्र, प्रेमचंद्र, माधव शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्य। आलोचक का कार्य होता है समीक्षा करना और रचनाकार का कार्य होता है रचना करना। आलोचक मतलब क्रिटिसाइज करने वाला, तो वो समीक्षा करता है कि उसको वो काम पसंद आया नहीं आया, क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक थे टॉल्स्टॉय और चेखव। क्वेश्चन नंबर 6 में नागर जी के प्रिय लेखक रामविलास शर्मा, नागर जी के प्रिय आलोचक, पाठकीय प्रतिक्रिया देने वाले पत्र, जो रीडर्स पत्र लिखते थे वही उनके आलोचक थे। अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा था। गदर के फूल। नागर जी का पहला उपन्यास कौन सा था? महाकाल। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीत शब्दों का मूल शब्द। साहित्य वर्ड से मिला हुआ है और विलायती विलायत वर्ड से। कृदंत शब्दों का मूल तत्व खिंचाव, खींच करके वर्ड होता है उससे खिंचाव बना है, और लिखावट लिख से बना हुआ है। उचित जोड़ियों में देशी और विलायती जो थे वो प्रभात कुमार मुखोपाध्याय थे। अपशगुन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रचनाएं दी हुई है और ब में आपको रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। तो देशी और विलायती किसने लिखी थी? प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ने। अपशकुन अमृतलाल नागर जी खुद ही नहीं लिखी थी। अमृतलाल नागर ही उनका पूरा नाम है, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे। आनंद मंट लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने और रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने। तो यहाँ तक आपका स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। प्लीज़ सारे चैप्टर्स अच्छे से गो थ्रू कर लेना, एटलीस्ट फर्स्ट यूनिट के अभी के लिए। फिर आप लोगों का जो भी ग्रामर वाला पार्ट बचा हुआ है हर चैप्टर के पीछे का, पहले हम ऑनलाइन लेंगे स्वाध्याय वगैरह और चैप्टर के मीनिंग वगैरह डिस्कशन के लिए। उसके बाद चैप्टर्स के पीछे के ग्रामर का डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन में, जो ग्रामर बचा हुआ है वो कराने के बाद फिर राइटिंग स्किल, और बाद में आपका फुल पेपर का रिविजन करवाना है, प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करना है।